आप सभी इनसे भली भांति परिचित हैं। राजनीति के क्षेत्र में एक जाना पहचाना नाम है। इनका पूरा परिवार ही राजनीति से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी और माताजी स्वतंत्रता संग्राम से भी जुड़े रहे। पिताजी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे और इनके भाई विजय बहुगुणा जी वो भी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो आइए अभिनंदन करते हैं श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी का। बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है आपका। शुरुआत तो इसी बात से करना चाहूँगा कि राजनीति क्यों, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं लेकिन राजनीति में आने का कोई खास मकसद? देखिए, राजनीति में तो मैं आई बहुत बाद में। मैं वास्तव में एक शिक्षिका हूँ और इलाहाबाद विश्वविद्यालय में 1974 से और 2006 तक मैंने पढ़ाया है। और इसी बीच में समाज सेवा इस तरह से की कि महिला आंदोलन में रही। देखिए, मेरे पिताजी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, मेरी माँ भी बहुत ही सक्रिय स्वतंत्रता संग्राम में काम करने वाली महिला थी आंदोलन में, और दोनों ही माता पिता राजनीति में थे। दोनों ही सांसद भी हुए। मेरे पिताजी 22 साल मंत्री रहे, मुख्यमंत्री रहे। लेकिन हम 3 भाई बहन हैं। पिताजी ने वो परिवारवाद के विरोध में थे और उनके जीते जी हम लोग एक किसी भी राजनीतिक दल के सदस्य भी नहीं बने। पर उनके देवसान के बाद धीरे धीरे उनके कार्यकर्ताओं के साथ जुड़े, उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए, और फिर खिंचते हुए राजनीति में चले आए। और मेरा तो प्योरली एक्सीडेंटल है, क्योंकि 1995 में जब वो 74वां संशोधन लागू हुआ तो इलाहाबाद का जो नगर निगम था वो महिला के लिए घोषित हो गया और सीधा चुनाव पहली बार था। अब क्योंकि मैं महिला आंदोलन से थी, यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर थी, तो छात्र छात्राओं ने, महिलाओं ने मुझे घेर लिया कि नहीं, आप ही को लड़ना है। तो एक तो पिताजी का पृष्ठभूमि, माँ मेरी बड़ी क्रांतिकारी महिला थी, और फिर मेरा अपना काम, तो ले लगा के मैं लड़ गई स्वतंत्र। और स्वतंत्र लड़ गई। आज मैं सोचती हूँ तो मुझे डर भी लगता है कि कैसे मैं लड़ गई। बड़े बड़े राजनीतिक दल मेरे सामने लड़ रहे थे, पर जनता का सहयोग, ईश्वर की कृपा में जीती। 40,000 वोटों से जीती और पहली बार मैं इलाहाबाद की प्रथम महापौर महिला निर्वाचित हुई। तो बस वहीं से फिर अब जब एक बार प्रवेश हो गया तो हो गया। पर राजनीति में दिलचस्पी तो देखी थी, क्योंकि घर का वातावरण ही राजनीतिक था। मेरे माता पिता अपने दोनों आपस में करीब 18-19 चुनाव लड़े थे, तो था, लेकिन पारिवारिक पृष्ठभूमि खुद आएंगे ऐसा अनुभव नहीं था। पर जब आए तो इसी मकसद से आए कि आए हैं तो माता पिता की जो दृष्टि थी, जो महात्मा गांधी की दृष्टि थी, जो देश के बड़े बड़े स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की दृष्टि थी, उसके अनुकूल इस राष्ट्र को बनाना है, तो उसी लिए आए। आपने महात्मा गांधी जी की बात कही और उनका एक स्वप्न था कि हम राम राज्य बनाएं, भारत स्वतंत्र हो, राम राज्य आए। आपकी नजर में राम राज्य का क्या भाव है, क्या होना चाहिए जो आज नहीं है? देखिए, कोई भी विधा या कोई भी क्षेत्र जिसमें आदर्श ना हो, जिसमें लक्ष्य ना हो, जो किसी मूल्य के आधार पर ना किया जाए, वो मैं समझती हूँ कि पूरा नहीं, कभी उसका लक्ष्य पूरा नहीं होता, ध्येय पूरा नहीं होता। महात्मा गांधी जी का जो राम राज्य है या जो राम राज्य की कल्पना पूरे राष्ट्र में, वो यही है, संवेदनशीलता हो और जो भी प्रशासन शासन में हैं वो अपनी जिम्मेदारी को समझें कि वे जनता के प्रतिनिधि हैं और उनका लाभ अंततोगत्वा और उनके प्रति अपना दायित्व निभाना अनिवार्य है। अगर संवेदनशीलता नहीं है तो फिर प्रशासन नहीं हो सकता। रामराज वही है जिसमें कोई दुखी ना रहे। रामराज वही है जहाँ गरीबों की व्यवस्था ठीक हो। रामराज वही है जहाँ लिंग का भेद ना हो, जाति का भेद ना हो, सब एक साथ रहकर प्रेम से रह सकें। तो मैं समझती हूँ आदर्श के आधार पर रामराज्य की परिकल्पना की गई है कि एक आदर्श एक नेता कैसा होना चाहिए, आदर्श राजा कैसा होना चाहिए, आदर्श शासन प्रशासन में बैठे हुए गद्दी पे लोग कैसे होने चाहिए। तो मैं यही समझती हूँ कि जब तक लोगों की आंखों में आंसू है और जब तक राष्ट्र एकदम सुदृढ़ नहीं होता, तब तक एक सैद्धांतिक और नैतिक आधार पर संचालन राष्ट्र का हो। यही उनकी परिकल्पना, यही राम राज्य है। बिल्कुल। हम लोग जब भगवान राम की बात करते हैं तो यही होता है कि भगवान राम ने जैसे अयोध्या बनाई, जैसा अपने पिताजी के आदर्शों का पालन किया, अपनी माँ की इच्छाओं का पालन किया, उन्होंने अपने प्रजा की का ध्यान रखा और प्रजा ने अगर उंगली उठाई तो उस पर भी उन्होंने बिना सवाल पूछे जनता के विषय पर अपना निर्णय लिया। तो ये जिन मूल्यों की बात आपने कही कि ये अच्छाइयाँ हो, ये सुंदरता हो, मतलब एक व्यक्ति सोचे एक दूसरे के बारे में,
क्या लगता है कि वहां तक हम पहुंच पाए हैं या उससे कहीं और दूर होते चले जा रहे हैं? नहीं, दूर हुए हैं। और मैं ये समझती हूँ कि हर क्षेत्र में देखिए, ये एक राष्ट्र कोई सिर्फ नेता नहीं बनाता है, राष्ट्र सिर्फ सरकार नहीं बनाती, राष्ट्र उसमें रहने वाला व्यक्ति बनाता है। आप किसी भी विधा में जाइए, योग्यता बढ़ी है, ज्ञान का आधार बढ़ा है, और आज श्रेष्ठता की और उत्कृष्टता की वे पहुंचने की आयु भी कम हुई है। लेकिन कहीं ना कहीं दृष्टि भ्रमित हो गई है। सब कुछ मेरे लिए हो गया है, मैं, मेरा परिवार। लेकिन कोई भी जो एक सत्ता में, किसी भी संगठन कह लीजिए, संस्था कह लीजिए, अपना राजनीति कह लीजिए, जो टॉप पे बैठा है, जब तक उसको यह आभास नहीं होगा कि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूँ और मुझे भारत को श्रेष्ठ बनाना है, मुझे समूह को लेकर चलना है, इन मान्यताओं का, मूल्यों का ह्रास हुआ है और इसको पुनः जागृत करने की आवश्यकता है। क्या लगता है आध्यात्म की इसमें क्या भूमिका हो सकती है? क्योंकि आध्यात्म, हमारा देश ही आध्यात्मिक देश रहा है। हमारा देश तो जैसे मैंने कहा आध्यात्म का गुरु है, और फिलॉसफी, हमारी जो चेतना है उसके प्रति हमारी बहुत गहरी दर्शन और फिलॉसफी है। और एक नहीं, अनेक दार्शनिकों ने इस देश के पूरे विश्व को जागृत करने का काम किया है। तो आध्यात्म का अर्थ केवल नहीं है कि हम बैठ के पूजा करें। आध्यात्म का अर्थ ये है कि हम अपने व्यक्तित्व को समझें, अपनी चेतना को जागृत करें, राष्ट्रवाद की चेतना हो, सामाजिक संवेदना की चेतना हो, कार्य निष्ठा की चेतना हो, आपके प्रति दूसरों से प्रेम करने और उनके कष्टों को दूर करने की इच्छा आप में हो, मन को शांति मिले, लोभ ना बहुत ज्यादा हो। ये सारी चीजें आप कहेंगे कि बहुत ही आइडियलिस्टिक है, हो नहीं सकती। आई एग्री विद यू। लेकिन अगर आपकी मंशा है कि आप एक ऐसे पद पर बैठे हैं या ऐसे पद को ग्रहण करें जो कि एक समूह या एक बड़े दायरे पे लोगों को प्रभावित करेगा, तो कुछ तो अंतर होना चाहिए ना। आप बताइए, मैं आज कह भी रही थी कि महात्मा गांधी महात्मा क्यों हो गए? वो महात्मा तो थे नहीं, कंठीमाला तो उनके हाथ में थी नहीं, परंतु उन्होंने जन चेतना और राष्ट्र चेतना देश की जगाई और इतना बड़ा अहिंसात्मक आंदोलन खड़ा कर दिया कि अंग्रेज को भारत छोड़ के जाना पड़ा। ये क्या थी? मन की शक्ति थी। तो आध्यात्म आपको मन की शक्ति देता है, आपको दिशा दिखाता है, लक्ष्य देता है। और मैं समझती हूँ इसलिए स्पिरिचुअलिटी इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। हम लोगों को जैसे यहाँ पर है राजयोग होता है, आपने देखा ब्रह्मा कुमारी आज यहाँ पर राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग क्या है? आपका मन अगर शांत होगा, अगर आप अपने चारों खूबसूरती देखना चाहेंगे, सुंदरता देखना चाहेंगे, तो आपको सुंदरता दिखेगी भी, आप सुंदर बिखेरेंगे भी। मन आपका शांत होगा तो आप खुश रहेंगे, अपने चारों खुशी भी आप बांटेंगे। तो इसलिए मैं सोचती हूँ पूरी दुनिया आकर्षित हो रही है। आज आप देखिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में विदेश के कितने लोग आए, क्यों आए हैं? भारत के अध्यात्म को समझने के लिए। जी, मतलब इसकी बहुत ज्यादा आवश्यकता है क्योंकि ये नींव है, आधार है। ब्रह्मा कुमारियां जो आध्यात्मिक ज्ञान दे रही हैं, क्या लगता है आपको कि इससे एक परिवर्तन की बयार लाई जा सकती है? जो समस्याएं हमारे आसपास व्यक्तिगत जीवन में दिखाई दे रही है या सामाजिक जीवन में दूर किया जा सकता है? आप खुद समझिए कि एक तो पहले महिलाओं का, मात्र महिलाओं का इतना बड़ा समूह, इतना बड़ा संगठन और इतना बड़ा उनका एक उद्देश्य, 10 लाख से ज्यादा इसके सदस्य हों और इसमें 8,000 से 10,000 से ज्यादा केंद्र हों, ये अद्भुत है। और स्पष्ट है कि लोग सरलता, विनम्रता, निर्मलता चाह रहे हैं। ये संस्था उनको निर्मलता देती है, सच्चाई का दर्शन कराती है। और मैं समझती हूँ जो हमारी बहनें लगी हैं ब्रह्मा कुमारी, ये लोग वास्तव में अपने चारों ओर शांति फैलाने का काम, खुशी फैलाने का काम, लोगों को खुश रखने का काम, और कैसे आप प्योरिटी, आप अपने आप को कैसे प्योर रख सकते हैं, उसका भी ज्ञान देती हैं। तो एक लाइफ में प्योरिटी जरूरी है, पीस जरूरी है और मुश्किल चीज है, लेकिन इन्होंने उसको सिद्ध किया है, तपस्या से सिद्ध किया। तपस्या ही नहीं कि पहाड़ों में चली गई हूँ, लेकिन इन्होंने साधना की है, ज्ञान अर्जित किया है, बरसों बरसों शिक्षा पढ़ा है। तो ये बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हैं और निभा रही हैं। मुझे लगता है जो आकर्षण ब्रह्मा कुमारियों के प्रति हो रहा है, ये अद्भुत है। जी, मतलब जन जन तक ये चीजें पहुंचनी चाहिए ताकि एक सुंदर परिवर्तन लाया जा सकता है। आप जब एक निमंत्रण मिला आपको कि माउंट आबू चलना है ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, तो कौन सी एक बात ने आपको इंस्पायर किया कि नहीं मुझे चलना ही है? कौन सी वो बात थी?
मैं तो 20-25 साल से जुड़ी हूँ एक तरह से जिला स्तर पर। इलाहाबाद में मेरा जन्म हुआ, वहां से जुड़ी रही ब्रह्मा कुमारी लोगों से। फिर लखनऊ आई तो वहां भी जुड़ी है, राधा बहन है, वहां मनोरमा बहन थी। तो इन लोगों के साथ हमारा आदान प्रदान होता था कार्यक्रमों में, रक्षाबंधन पर, इन अवसरों पर जी। मुझे इनकी सरलता, इनकी विनम्रता बहुत अच्छी लगती है। और दूसरा ये कि जिस संगठन ने या जिस व्यक्ति ने इतनी बड़ी परिकल्पना करके इतने हजारों लाखों बहनों को एक मंच दिया, जिस मंच से वो अपने ज्ञान के माध्यम से, अपनी विद्वता के माध्यम से, अपनी सच्चाई के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बना सकती हैं, ऐसा कौन सी जगह है, वो देखने की उत्सुकता थी। और हमारी बहनें बहुत दिन से कह भी रही थी, तब कि मैंने मन बना ही लिया था कि मुझे जाना है। तो मैं समझती हूँ कि इनका आकर्षण और इनका काम सबको खींचता है। बड़े बड़े लोग आ रहे हैं तो मैं भी आ गई। जिला स्तर पे जैसे आपने कहा वहाँ तो जुड़ाव था, लेकिन जब यहाँ अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में आए, वरिष्ठ दादियों से मिलना हुआ और यहाँ का वातावरण आपने देखा, तो यहाँ की अनुभूति आपकी कैसी रही? देखिए, पहली बात तो है कि सबको ज्ञान बहुत है। ये ऐसा नहीं है कि बस सिर्फ गुरु परंपरा में लोग आ गए हैं और ज्ञान नहीं। उस युग से इस युग तक इतना ज्ञान उनमें होना, इतनी रोबस्ट अंडरस्टैंडिंग होना, समझदारी होना, इतने बड़े संगठन को चलाना, बखूबी चलाना, उसकी योजनाओं क्या होंगी, उसके कार्यक्रम क्या होंगे, उसके कोर्सेज क्या होंगे, ये अद्भुत है। दूसरा, हम लोग बात करते हैं कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है, हमारा फॉसिल फ्यूल जा रहा है, खत्म हो रहा है, हमारा जो एनवायरमेंट एकदम प्रदूषित हो रहा है, ओजोन की लेयर टूट रही है, छेद हो रहे हैं, उसमें बीमारियां बढ़ रही हैं, पानी प्रदूषित हो गया है। सब कुछ हम बोलते हैं लेकिन करते कुछ नहीं। यहाँ देखिए, जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा कि कितना सबसे बड़ा सोलर प्लांट यहाँ पर है एशिया का। मैंने देखा इन्होंने विंडमिल्स लगाई हुई है, विंड पावर का इस्तेमाल कर रहे हैं। इनका किचन, रसोई कितना साइंटिफिकली बना हुआ है, लेकिन कितना शुद्ध है। और वहां पर आप जाकर देखिए व्यवस्थाएं कि ना एक मक्खी है, ना गंदगी है, और किस तरह से वहां पर सात्विक भोजन तैयार किया जा रहा है जी। और किसी भी सड़क पे मैं गई, मुझे कहीं कचरा नहीं दिखा, एक कागज का टुकड़ा नहीं मिला। और इस समय 50,000 लोग इस प्रांगण में हैं, कहीं शोर नहीं है, कहीं हाय हाय नहीं है, सब शांति से। जो यहाँ आ रहा है उसका जैसे मन परिवर्तित हो जा रहा है, उसका शांत हो जा रहा है मन, और वो इतना सुंदर इस समय यहाँ का दृश्य है। तो मैं ये समझती हूँ कि जो मैंने परिकल्पना यहाँ की थी उससे कहीं ज्यादा बेहतर इसको पाया है। मैं सोचती थी दादी लोग ऐसे कोई ज्यादा ज्ञान व्यान उनको नहीं होगा, पर मैं सचमुच अद्भुत है उनकी समझदारी, उनका ज्ञान, उनका एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, उनकी प्रशासनिक क्षमता जी जी। तो ये तो सीखने वाली बात है। मैं तो काफी प्रेरित होके जा रही हूँ। बहुत सुंदर। एक चीज जो एक लक्ष्य लेकर के चल रही हैं ब्रह्मा कुमारियां कि हम एक सुखमय संसार की स्थापना करें, अपने राष्ट्र को पुनः आध्यात्मिक गुरु का गौरव प्रदान करें या समाज को बेहतर बनाएं। आपको क्या लगता है कि ये जो एक उद्देश्य है कैसे पूर्ण हो पाएगा और हर एक व्यक्ति को क्या योगदान करना चाहिए? बड़ा महत्वपूर्ण है कि नैतिक मूल्य बहुत गिर रहे हैं, तो सामाजिक चेतना, सामाजिक संवेदना बहुत कम होती जा रही है। और इसलिए मुझे लगता है कि ब्रह्मा कुमारी जो नैतिक मूल्यों की पुनः स्थापना का प्रयास कर रही हैं, ये एक बहुत अहम काम है जो कर रहे हैं। दूसरा, बेटियों के महत्व को समझाना, स्वच्छता अभियान को ग्रहण करके इस बार इस पूरी कॉन्फ्रेंस को स्वच्छता के नाम पर करना जी। और लगातार गांव में जाकर लोगों के को समझाना। और वो कोई जाके वो लोग भाषण नहीं देते, तुम कैसे सुखी रह सकते हो, उनके मानसिक परिवर्तन करना अपने बातों के जरिए से, और बहुत कुछ हो भी गया है। तो मुझे लगता है कि एक बेहतर समाज, एक सुंदर समाज, नैतिकता पे आधारित समाज बनाने की जो परिकल्पना है, एक सुखी समाज, आपसी रिश्ते कैसे हो, परिवार टूट रहे हैं आजकल, यूनिट्स बन रही हैं, छोटे छोटे परिवार होते जा रहे हैं, तो कैसे इसको किया जाए कि परिवार का महत्व बना रहे और हम लोगों के एक दूसरे का सम्मान भी कर सकें। क्योंकि भारत अपनी परंपराओं के लिए प्रसिद्ध है। अगर हमने अपने आध्यात्मिक आधार को, अगर हमने अपने जन चेतना के आधार को, अगर हमने अपने नैतिक आधार को गंवा दिया तो हम फिर कहीं नहीं रहेंगे जी, जी। क्योंकि देखिए, ये आधुनिक होड़ में, मशीनों की होड़ में तो हम पाश्चात्य को और अन्य देशों को तो हरा नहीं पाएंगे। हरा पाएंगे तो सिर्फ
मानसिक स्तर पर जी। और भारत की जो है कि सबसे पुरातन संस्कृति, हमारा जो आध्यात्म है, हमारा जो दर्शन है, विश्व को आकर्षित कर रहा है। जो चीज विश्व को आकर्षित कर रही है उसको हम गंवा दें, ऐसा ना होने पाए, इसके लिए हमारी ब्रह्मा कुमारी काम कर रही हैं और मैं उनको बधाई देती हूँ। जी जी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मन में भ्रांतियां भी रखते हैं ब्रह्मा कुमारियों के लिए कि ब्रह्मा कुमारियां शायद कोई विदेश की संस्था है या कोई मिशनरीज चलाती हैं या धर्म परिवर्तन करती हैं। आप लंबे समय से जुड़ी हुई हैं, क्या कहेंगे आप, क्या ब्रह्मा कुमारियां ऐसी हैं? ऐसे लोगों के मैं सूझबूझ को क्या नाम दूं? ब्रह्मा नाम लगा है, ब्रह्मा क्रिएटर हैं। भारतवर्ष में कहते हैं कि भी पूरी जितना भी मानव जाति, पूरी सृष्टि ब्रह्मा ने बनाई है। तो ब्रह्मा एक तो विदेशी हो ही नहीं सकते, वो तो हमारे अपने देश के, हमारे ही हैं, वो भगवान हैं। और ब्रह्मा कुमारी विशुद्ध भारतीय संगठन था, लेकिन आज वो विश्व संगठन है। और देखिए, मानवता के कोई दायरे नहीं होते, ना तो यहाँ धर्म परिवर्तन होता है, ना यहाँ पर कोई जबरदस्ती का काम होता है। यहाँ पर तो ये भी नहीं होता है अगर आज कोई आकर संगठन से जुड़ा और कल वापस जाना चाहे तो ससम्मान वो वापस जा सकता है। अगर वो सफेद कपड़ा पहन के अपने आप को समर्पित कर रहा है संगठन को फुल टाइम, तो उसका भी स्वागत है। और अगर कोई गृहस्थी में रहकर काम करना चाह रहा है तो वो सामान्य वस्त्रों पहनकर भी ब्रह्मा कुमारी हो सकती है। तो ये कोई ऐसा कोई बंदिश वाला संस्था नहीं है। ये संस्था खुद को इस शरीर के महत्व को समझने के लिए, अपने चित्त को कंट्रोल में नियंत्रित करते हुए, अपने चैतन्य को जगाने के लिए और एक समाज को और राष्ट्र को सुंदर बनाने के लिए, जिसमें खुशी भी हो, जिसमें नैतिकता भी हो, जिसमें शुद्धता भी हो, जिसमें शांति भी हो, जिसमें भ्रातृत्व भी हो, द कॉन्सेप्ट ऑफ टुगेदरनेस, इन सब के ऊपर ये काम करता है। तो मैं समझती हूँ कि ये भ्रांति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। इनका काम सराहनीय है और मेरी जैसी महिलाएं तो उसको बहुत मानती हैं। क्योंकि आप महिलाओं के साथ जुड़ी हुई हैं, तो सचमुच एक महिला संगठन, दादियां और हमारी दीदियां जो सारे विश्व में चला रही हैं, सराहनीय कार्य तो है ही। आप क्या खास बात कहना भी चाहेंगे हमारे दर्शकों को इस बात को लेकर के कि अपने जीवन में आध्यात्म और राजयोग के महत्व को शामिल करें ताकि उनके जीवन में विकास या उन्नति हो सके? निश्चित रूप से आजकल मेडिटेशन पे बहुत ध्यान है। आज आप देखिए स्वास्थ्य कितना बिगड़ गया है कि अब उम्र नहीं रह गई खराब स्वास्थ्य के लिए। आज जो हमारे बच्चे पैदा हो रहे हैं वो 70% जो है वो अपने चेस्ट की प्रॉब्लम्स को लेके, ब्रोंकियल प्रॉब्लम्स को लेके हो रहे हैं। उन्हें खांसी, जुकाम, एलर्जीज हो रही हैं। तो इसलिए मैं समझती हूँ कि एक तो मेडिटेशन से और आध्यात्मिक ज्ञान से आपका केवल मन शांत नहीं होता, आपका शरीर भी बेहतर होता है। तो ये जो राजयोग है, मेडिटेशन करना, अपने रोजमर्रे की जिंदगी इतनी तेज हो गई है सबकी, इतना ज्यादा होड़ हो रही है समाज में, इतना ज्यादा हर आदमी को हर सुविधा तत्काल चाहिए, तो टेंशन्स बहुत है। तो ये जो टेंशन भरा जीवन है, इसमें अगर कुछ शांति लानी है और अपनी आयु को बढ़ाना है और अपनी लाइफस्टाइल को, अपने जीवन के, अपना जो जीवन है उसको थोड़ा सरल बनाना है, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान, थोड़ा दार्शनिक ज्ञान और मेडिटेशन ये जरूर करें जी। ऐसा करने से एक तो ज्ञान होता है, अपना व्यक्तित्व निखरता है और निश्चित रूप से एक बेहतर जीवन जीने की पद्धति मिलती है। जी जी। इस बार जब आप आई हैं पहली बार ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में, तो यहाँ से खास क्या लेकर के जा रही हैं कि ये एक चीज है जिसे अब मैं अपने व्यक्तिगत जीवन में भी अपनाऊंगी और अपने साथियों को भी संगठन में भी इसके लिए प्रेरित करूंगी? देखिए, एक आम आदमी के लिए बड़ा कठिन होता है ये कह देना कि मैं करूंगी, लेकिन ये बात सच है कि थोड़ा मेडिटेशन तो मैं भी करती हूँ। और जब मैं मेडिटेट करती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सारी दुनिया की समस्याओं से मैं मुक्त हो गई उतनी देर के लिए। लेकिन ये जीवन ऐसा है कि खींच खींच के आपको वापस ले आता है। तो अपना संतुलन बनाए रखने के लिए, मानसिक संतुलन, कि भाई हम किसी भी विषम परिस्थिति में या एक डिफिकल्ट सिचुएशन में कैसे बिहेव करेंगे। हमारी ब्रह्मा कुमारियां मार्गदर्शन ही तो कर रही हैं जी। कोई ट्रेनिंग कैंप तो चला नहीं रही हैं। तो इनके मार्गदर्शन को, या किसी भी गुरु के जो अच्छा हो, मेडिटेशन करना चाहिए। कोई बिल्कुल समय ना हो तो किताब पढ़ के कर लीजिए, टीवी पे कुछ कोर्सेज देख के कर लीजिए। और भारत की परंपरा, भारत की अपनी चिंतन, ये तो पूरे विश्व में विख्यात है।
लोगों को खींच रही है, चाहे वो गीता हो, चाहे रामायण हो, चाहे कोई अन्य ग्रंथ हो। देख लीजिए, हर एक में वो सीखे हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाने के लिए हैं। छोटी छोटी किंवदंतियां हैं, छोटी छोटी बातें हैं, भगवान के माध्यम से, उनके शिष्यों के माध्यम से, समाज के अंदर से। तो ये बातें हम लोगों को बेहतर जीवन दिखाती हैं। और अगर संभव हो, अगर ब्रह्मा कुमारियों का वहाँ पर है सेंटर, तो वहाँ जाने में लाभ ही मिलेगा। जी जी जी, तो सभी जाएं भी, लाभ भी प्राप्त करें और अपने जीवन को उन्नति की ओर लेकर के चलें। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपने बहुत सुंदर अपने अनुभव युक्त बातें हमारे दर्शकों के सम्मुख रखी हैं। जरूर इससे वो प्रेरित होंगे, आध्यात्म की ओर बढ़ेंगे, ऐसी हम कामना करते हैं। यहाँ आने के लिए, सुंदर अनुभव बांटने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आध्यात्म हमें प्रकाश देता है, हमारा पथ प्रदर्शन करता है कि जीवन को कैसे जिया जाए। न केवल इतना ही, लेकिन हमारा सर्वांगीण विकास भी करता है कि किस प्रकार से हम मानसिक तौर पे, बौद्धिक रूप से, शारीरिक रूप से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और एक यह दृष्टि भी प्रदान करता है कि न केवल अपने लिए, लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और समूचे विश्व के लिए भी हम अपना योगदान दें। तो ऐसी वृहद दृष्टि प्रदान करने वाले अध्यात्म से हम अवश्य जुड़ें, जहां से हमें अच्छी बातें प्राप्त होती हैं, मूल्यों की बातें प्राप्त होती हैं, या ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग प्राप्त होता है। उसे हम अवश्य अपने जीवन में शामिल करें, ताकि जीवन बेहतर से बेहतरीन होता चले और हम समाज को सुखमय और बेहतर बना सकें। अपना ख्याल रखिएगा। एक नए मेहमान के साथ पुनः आपसे जल्द मुलाकात होगी। नमस्कार।